2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। भले ही पूरी तरीके से भारत कांग्रेस मुक्त ना हो पाया हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी को राज्यों से लेकर देश यानी राष्ट्रीय फलक पर भी बिल्कुल सिकोड़ के रख दिया। अब कांग्रेस के लिए मजबूरी ये है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को परास्त किया जाए। अब वो जीत के लिए नहीं सोच रही है, वो बीजेपी को हराने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है और उसकी सारी रणनीति इसी पर है कि किसी तरीके से बीजेपी हारे। और ये राहुल गांधी की हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे वाली सियासत पर बताते हैं आपको राज की बात। कांग्रेस का मानना है कि तात्कालिक नुकसान उसे जरूर होगा, लेकिन दीर्घकालिक रणनीति के लिहाज से किसी भी तरह से बीजेपी की हार सबसे अहम है। इसके लिए जहां बीजेपी के वोट बैंक को कमजोर कर सकती है, वहां वो करने की कोशिश है। इसके लिए वह जहां पर मजबूत थी, वहां भी सहयोगियों के सामने झुकने को तैयार है, ताकि बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी तगड़ी हो। साथ ही मुद्दों में भी वह बीजेपी के समांतर ही चलने के लिए केसरिया पार्टी की चाल चलने से भी गुरेज नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व चाहता है किसी भी कीमत पे ममता की हार हो, जो कि उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को परास्त किया जाए। इसलिए स्थानीय नेतृत्व की भविष्य की आशंकाओं को खारिज करते हुए साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि बीजेपी को हराना ही मकसद होना चाहिए और इसी लिहाज से सारी रणनीति बन रही है। यही कारण है कि गो सेवा और गो तस्करी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी की लाइन पकड़ी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने गौशालाएं खुलवाने का वादा किया है। जाहिर है हिंदुत्व के पक्ष वाले वोटों को लुभाने की यह कोशिश है। इतना ही नहीं, बंगाल के सीमावर्ती राज्य असम में कांग्रेस ने किसी भी तरह जीत सुनिश्चित करने के लिए बदरुद्दीन अजमल तक की पार्टी से समझौता किया है। मगर मुद्दा असम में गो तस्करी को बनाया जा रहा है। ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि असम में सर्बानंद सोनोवाल सरकार में बांग्लादेश के लिए गो तस्करी बढ़ गई है। बांग्लादेश सीमा से जुड़े दोनों ही राज्यों में इस तरह से एक में जीत के लिए तो दूसरे में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये रणनीति कांग्रेस ने अपनाई है। राज की बात तो ये भी है कि जिस पुद्दुचेरी में कांग्रेस मुख्य पार्टी होती थी, वहां भी बीजेपी की संभावनाएं प्रबल देखते हुए बड़ा दांव खेला है। पुद्दुचेरी में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 विधायक केंद्र नामित करता है। यहाँ पर जो कांग्रेस गठबंधन हमेशा 20 के करीब सीटें लड़ती थी, उसमें वह डीएमके को लगभग अपने बराबर लेकर आई है। डीएमके को 13 सीटें दी हैं और खुद सिर्फ 2 ज्यादा यानी 15 सीटों पर लड़ रही है। समझौते में आमतौर पर कांग्रेस तमिलनाडु में कम सीटों पर लड़ती थी और डीएमके की ज्यादा होती थी। वहाँ पुद्दुचेरी में कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें होती थी। अभी स्थिति पलटी है। तमिलनाडु में तो डीएमके ज्यादा सीटों पर लड़ ही रही है, बल्कि पुद्दुचेरी में भी वो बड़े भाई बनने की तरफ अग्रसर है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पुद्दुचेरी में कांग्रेस हमेशा गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में होती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से उसने डीएमके को सीट दी है और अगर कहीं डीएमके का स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाता है कांग्रेस से, तो यहाँ पर भी कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को इससे फर्क नहीं है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो किसी भी तरीके से बीजेपी का खेल बिगाड़े। जहां पर बीजेपी की जीत की संभावनाएं प्रबल हैं, वहां पर वो सबल गठबंधन बनाकर उसको रोक दे और इसके लिए उसे अपनी लाइन कमतर करके भी बीजेपी की लाइन छोटी करने से गुरेज नहीं है।